बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसे हम ETS या ETC के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जानते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। अगर हम कंसीडर कर लें कि ये बोर्ड पूरी सेल है और उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है और उस माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। जबकि दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस भी कहते हैं। इसको IMS या PMS के नाम से भी, कुछ बुक्स में PMS और वैसे तो इसको IMS कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और सेल के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की अगर हम बात करें तो ये तो हमारी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बाद में एक साइड है जिसको हम मैट्रिक्स साइड कहते हैं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। जैसे आपने देखा होगा एक डायग्राम में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम कह दें कि ये डायग्राम है तो ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन ऐसे जगह जगह फोल्डेड है, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन और ये वाला हमारा जो है इसको हम कहेंगे IMS और बीच में जो भरा हुआ है ये मैट्रिक्स है। तो हम इनर मेम्ब्रेन के इस वाले हिस्से को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं ये है और ये इसका है मैट्रिक्स साइट। तो ये मैट्रिक्स साइट है, यानी ये वाला हिस्सा है, ये इंटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये IMS है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो आप देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स साइट है, यानी ये मैट्रिक्स साइट है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, बीच में ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है और ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, राइट। तो ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, जहाँ पर ये लोकेशन है कि ये ETS चलती कहाँ पर है। अब चूंकि एक ही जगह पर नहीं, इस पूरी मेम्ब्रेन पर जो फोल्डेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस पूरे मेम्ब्रेन पर इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स लगी रहती हैं। अब देखिए, हम चूंकि यहाँ पर एक सिस्टम की बात, एक चेन की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सिस्टम लगे होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड क्यों है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार अराइज होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन इसलिए फोल्डेड है कि ये जब फोल्डेड फॉर्म में हो गई तो इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई और जब सरफेस एरिया इंक्रीज है इसका मतलब है कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं और नेचर ने इसको वैसे इवाल्व किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये सिस्टम लगाया जा सके और एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा सके। अब हम लोग आते हैं कि इस मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन पर इस ETS कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से सिस्टम में कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं, उनकी बात करते हैं। बच्चों, पहला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसको हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स एक NADH प्लस H प्लस को NAD में जब कन्वर्ट करता है तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं और ये निकलने के बाद में सबसे पहले जाते हैं FMN के पास में और FMN से जाते हैं FES को। ये हमारे पास FMN और FES क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं। क्योंकि जब यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला तो कोई हो, तो यहाँ पर एक हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FMN, जो कि दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो निकलते हैं उनको रिसीव कर लेता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को निकलता है तो सबसे पहले ये होता है Fe3 की फॉर्म में, लेकिन जब Fe3 की फॉर्म में आएगा और जब इलेक्ट्रॉन्स को लेता है तो फेरिक से फेरस में बदल जाता है। अब ये फिर से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है FeS को और जब ये FeS को देगा तो ये फेरस में चेंज हो जाएगा, फेरिक में चेंज हो जाएगा, ये फेरस में आ जाएगा। तो ये इनका इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। FeS क्या करता है, FeS भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, आयरन सल्फर सेंटर है जो कि दो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर सकता है और FMN से दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है UV किरण को। अब एक और सी बात है कि जब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए इस साइकिल में
तो दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ दो प्रोटॉन NaDH+H+ में दो प्रोटॉन हैं, ये दोनों प्रोटॉन पंप कर दिए जाएंगे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। और दो प्रोटॉन तो ये यहां से जाएंगे, दो और एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भेज दिए जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी में दिखाया गया है कि जब एक NaDH+H+ का ऑक्सीडेशन होता है NAD+ में, तो यहाँ से डायरेक्टली 4 प्रोटॉन दिखाए गए कि 4 प्रोटॉन IMS में आ जाते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन ये 4 प्रोटॉन कहाँ से आ रहे हैं? दो प्रोटॉन तो यहाँ से आ रहे हैं और दो और एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स भी मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भेज दिए जाते हैं। यहाँ इसके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, दो और प्रोटॉन को उठा करके IMS में डाल देता है। अब ये तो हो गई बात हमारे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की और इसका रोल क्या है। इसके बाद में हम आते हैं यूबिक्विनॉन। ये विदाउट प्रोटीन के इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। यूबिक्विनॉन जब यहाँ से दो प्रोटॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, सॉरी, जब यूबिक्विनॉन यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दो इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेता है वो मैट्रिक्स साइड से दो प्रोटॉन भी उठाता है। जब ये यूबिक्विनॉन मैट्रिक्स साइड से दो प्रोटॉन उठाएगा और दो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, तो ये बदल जाएगा यूबिक्विनॉल में। अब ये यूबिक्विनॉल अपने दो प्रोटॉन्स को तो पंप कर देता है IMS में, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में ट्रांसफर कर देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को भेज देता है कहाँ पर? साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स के पास। अब एक और सी बात है कि यूबिक्विनॉन दो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, लेकिन आगे हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड को देता है। चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रोक करके चलता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, आगे वाला उसको पास कर देगा और दो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, एक को फिर होल्ड करेगा और एक एक करके इलेक्ट्रॉन से देता रहता है। अब कहेंगे आप सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये साइकिल चलती रहे, यूबिक्विनॉन से यूबिक्विनॉल की साइकिल चलती रहे, इसलिए आते तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये एक एक इलेक्ट्रॉन भेजता है ताकि इसकी साइकिल ये रन होती रहे। अब आप देखेंगे जब ये एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और एक हाइड्रोजन को रिसीव करेगा, तब इसका काम हो जाता है कि इसको कहा जाता है सेमी यूबिक्विनॉल। लेकिन दूसरे राउंड में दो प्रोटॉन पंप कर देता है तो इसका नाम हो जाता है यूबिक्विनॉल। तो ये तो हो गया कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेजते हैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात हम करेंगे। कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है बेटा साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, आप देख रहे हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन के दोनों साइड में भी थोड़ा थोड़ा सा निकला हुआ बीच में है, जबकि यूबिक्विनॉल बिल्कुल मिडिल में है, यानी हम कह सकते हैं कि ये नेचर में हाइड्रोफोबिक है, कोर में मौजूद है। साइटोक्रोम B7 ये इलेक्ट्रॉन जाता है कहाँ पर? साइटोक्रोम B के पास। साइटोक्रोम B से एक इलेक्ट्रॉन तो मिला हुआ है यहाँ से, दूसरा हम कॉम्प्लेक्स सेकंड की अगर हम बात करें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ पर भी जब FADH2 चेंज होता है FAD में, तो दो इलेक्ट्रॉन तो इसके निकल करके आते हैं कहाँ पर? इसके दो इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन तो इसके निकल कर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर लिख देते हैं, दो इलेक्ट्रॉन ये आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं, और यहाँ से भी ये दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाएंगे कहाँ पर? यूबिक्विनॉन के पास। जब यूबिक्विनॉन को दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो दो प्रोटॉन ये यहाँ से उठाएगा और चेंज हो जाएगा यूबिक्विनॉल में, और फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेज देता है साइटोक्रोम B के पास। तो यहाँ पर भी साइकिल चल रही है, यानी दो इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, साइटोक्रोम B के पास हो गए दो इलेक्ट्रॉन।
तो ये दो दो रिसीव करेंगे, लेकिन एक एक यहाँ पर आगे भेजते जाएंगे, यानी साइटोक्रोम बी के पास एक इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा और अब दो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, यहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे और ये अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे एक थर्ड, हम कह सकते हैं कि ये हमारा इसका पार्ट नहीं है, साइटोक्रोम सी के पास, जो कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसके पास चले जाएंगे। अब FADH2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को तो आगे भेज दिया, लेकिन इसके बाद में जो 2H आयन बचते हैं, इन 2H आयन्स को ये IMS में ही ना दे करके ये छोड़ देता है मैट्रिक्स में। अब ये मैट्रिक्स में दो H आयन पड़े हुए हैं, ये H आयन्स यूबिक्विनॉल लेता है और इनको भेज देता है IMS में। तो हम कह सकते हैं कि यूबिक्विनॉल इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन कैरियर बट इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन को भी पंप करता है और ये प्रोटॉन पंप की तरह भी काम करता है। साइटोक्रोम बी ने दो इलेक्ट्रॉन लिए, FeS को दिया आयरन सल्फर सेंटर को, आयरन सल्फर सेंटर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं साइटोक्रोम C1 के पास, और साइटोक्रोम C1 से जैसे यूबिक्विनॉन एक इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ऐसे ही साइटोक्रोम सी भी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो कि इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पाया जाता है। ये साइटोक्रोम सी से दो इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भेज देगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास, जिसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी कहते हैं। इस फोर्थ कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। बच्चों, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। आपने एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ा और आपने पढ़ा भी कि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन है, लेकिन आपने ग्लाइकोलिसिस में कहीं पर भी ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं पढ़ा। क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है, लेकिन ETS में कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स 4 में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन और ऑक्सीजन का यूज होता है, यूटिलाइज होती है और वाटर बनता है। तो आपने देखा कि यहाँ से साइटोक्रोम सी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन का